ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो मदद मिलती है यहाँ से आपको। इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है। इसीलिए तो कहता हूँ कि एडिटोरियल आप लोग ज़रूर पढ़ा करिएगा। पुराने ढर्रे पर पाकिस्तान। अभी हाल ही में आपने देखा है कि यहाँ चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, तो उसी की बात हो रही है। और 1947 तक हमारा हिस्सा था ये पाकिस्तान। देखिए ये पाकिस्तान है। और 1947 में हमसे अलग हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश। बाद में आप देखते हैं कि ये 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अभी आप देखेंगे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। और वहीं आप देखेंगे बांग्लादेश से तो वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि आपका असम हो गया, त्रिपुरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यहाँ मिजोरम देखने को मिल जाएगा, देख मेघालय यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे लगती है? बांग्लादेश से भी लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे आप लोग ट्विटर के नाम से जानते हैं, एक पोस्ट के माध्यम से बधाई संदेश दिया। हालांकि अपनी पोस्ट में मोदी ने केवल बधाई शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह मोदी ने पड़ोसी देश में अपने किसी समकक्ष की ताजपोशी पर न्यूनतम औपचारिकता की ही पूरी की है। मोदी ने ऐसी किसी भाषा से पूरी तरह परहेज किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार का इच्छुक है। ध्यान रहे कि अतीत में ऐसी औपचारिकताओं में इस प्रकार का भाव भी व्यक्त किया जाता रहा है। मोदी ने स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं किया क्योंकि शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर राग छेड़ा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेशनल असेंबली यानी कि पाकिस्तानी संसद में 3 मार्च को शहबाज शरीफ का संबोधन मुख्य रूप से उन आर्थिक चुनौतियों पर केंद्रित रहा और जिन्होंने पाकिस्तान को घेर रखा है। और उन्होंने कहा कि वार्षिक सरकारी राजस्व पाकिस्तान की कर्ज भुगतान के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा है और मौजूदा ऋण की भरपाई के लिए उसे और कर्ज लेना होगा। कुछ आंतरिक मुद्दों के अतिरिक्त शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की विदेश नीति से जुड़े मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा की। इस कड़ी में पाकिस्तान के नेताओं के लिए कश्मीर को मुद्दे को उठाना एक प्रकार की परंपरा है और जिसे आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ ने भी निभाया। और यदि शहबाज शरीफ केवल कश्मीर का जिक्र ही करते तो समझा जा सकता था कि यह सेना एवं पाकिस्तानी राजनीति में कट्टरपंथी तत्वों और एक तबके को खुश करने के लिए किया गया है। स्वाभाविक रूप से भारत को उस पर भी आपत्ति होती, लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं रही। शहबाज शरीफ ने कश्मीर की तुलना गाजा के हालात से की है और इसके पीछे उनकी मंशा इस्लामिक देशों का इस ओर ध्यान आकृष्ट करने की थी। इजराइल हमले में गाजा की जो दुर्गति हुई, कुछ वैसा ही मोदी की नीतियों के चलते कश्मीर में हुआ है, जबकि दोनों स्थितियों की तुलना में बिल्कुल बेतुकी है। और यह अलग बात है कि अधिकांश इस्लामिक देश शहबाज शरीफ की बात को नज़रअंदाज करेंगे। तमाम इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं और उनमें से किसी ने भी कश्मीर मुद्दे पर कोई खास ध्यान नहीं दिया है। हालांकि शहबाज शरीफ का बयान पाकिस्तान की मानसिकता को दर्शाने के साथ यह भी रेखांकित करता है कि भारत के साथ संबंध सुधारना फिलहाल नई सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। और इसमें संदेह नहीं है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी जैसे अनेक उनके गठबंधन के सहयोगी दल को सेना भारत के मामले में नीति तय करने की कोई गुंजाइश देगी। भले ही शहबाज शरीफ के भाई और उनके राजनीतिक गुरु नवाज शरीफ इस पर जोर देते रहे हो कि चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सुरक्षा सहित देश की सभी नीतियों के निर्धारण का अधिकार रहा, लेकिन सच यह नहीं है कि इसके चलते ही उनके और सेना के बीच खटास भी पैदा हुई और अतीत में 3 बार उन्हें प्रधानमंत्री पद से चलता किया गया। और शहबाज शरीफ के सेना के साथ हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ा चर्चित मुद्दा पश्चिमी सीमा पर उत्पन्न हो रही चुनौतियों का है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को समर्थन देना बंद नहीं किया और टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है और टीटीपी
और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव टालने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, जबकि भारत के साथ लगती सीमा पर फरवरी 2021 से पाकिस्तान का संघर्ष विराम जारी है और इससे सीमा रेखा के पास रहने वाले दोनों देशों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन के भी कोई संकेत नहीं दिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकी ढांचा उसी प्रकार कायम रखा हुआ है और यह तो आर्थिक एवं राजनीतिक मुश्किलों के चलते उसकी सक्रियता को सीमित है और इसलिए भारत का यह दबाव उचित ही है कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान को अपना आतंकी ढांचा ध्वस्त करना होगा। भारत में चुनाव के बाद भी यह दबाव इसी प्रकार बना रहना चाहिए। चुनाव तक भारत में भी सरकार का मुख्य ध्यान घरेलू मुद्दों पर ही केंद्रित होगा। अतीत में शरीफ बंधुओं का यही रोक रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों की आर्थिक वाणिज्यिक रिश्ते पूरी तरह बहाल रखने चाहिए। जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने भारत के प्रति कड़ा रवैया अपनाया और आप देखेंगे संघ परिवार तक पर अपनी खींच उतारी। इमरान खान ने दो टूक ऐलान किया कि जब तक भारत अनुच्छेद 370 पर अपने निर्णय को सही नहीं बदलता तब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के खिलाफ वैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जैसे इमरान ने की थी। भारत के साथ संबंध बहाल करने से पहले पाकिस्तान अपना चेहरा बचाने का पूरा प्रयास करेगा और इसी कड़ी में शायद वह जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य के रूप में वापसी चाहता है। हालांकि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त कर चुकी है कि वह उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करेगी, लेकिन यह निर्णय आंतरिक स्थितियों पर निर्भर करेगा, न कि पाकिस्तान की भावनाओं पर। भारत पाकिस्तान संबंधों में किसी प्रकार के नाटकीय बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं और द्विपक्षीय संबंधों में तब तक कोई ताजगी भरा हवा का झोंका महसूस नहीं होगा जब तक पाकिस्तानी सेना कोई सार्थक पहल नहीं करती है और फिलहाल उसके जनरलों की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह स्थिति तब है जब वे इस तत्व से भली भांति अवगत हैं और पाकिस्तान का आर्थिक स्थायित्व भारत संबंधी नीति में परिवर्तन के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। गंभीर होती आवारा कुत्तों की समस्या। बहुत सारे हमले भी हो रहे हैं कुत्तों के, आप लोग सुनते रहते होंगे डेली न्यूज़पेपर में। इन दिनों देश में हर दिन किसी न किसी शहर या कस्बे से आवारा कुत्तों के काटने या कुत्तों को पसंद नापसंद करने वालों के बीच टकराव अथवा कुत्तों के शिकार हुए लोगों को सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज न मिलने की खबरें सुर्खियां बनी रही हैं। आवारा कुत्तों से उपजी समस्याएं अदालतों तक पहुंच रही हैं। बीते दिनों ही जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कुत्तों के काटने से एक बच्ची की मौत का संज्ञान लिया, वहीं इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों से हर कोई परेशान है। भारत जैसी स्थिति दुनिया के अन्य देशों की भी है। फर्क सिर्फ यह है कि विकसित देश उसके कारकों और निदान पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। अमेरिका में जब कुत्तों के आक्रामक होने की घटनाएं बढ़ी तो इसके प्रमुख कारकों के अलावा जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव को भी अध्ययन में शामिल किया गया। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं का मानना है कि आक्रामक सभी जानवरों में एक सामान्य व्यवहार है और अक्सर अपने निर्धारित क्षेत्रों की रक्षा करने, भोजन, पानी आदि की सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक हिस्सा प्राप्त करने, अपनी ही नस्ल के अन्य साथियों से प्रतिस्पर्धा करने जैसे मसलों पर कुत्ते और अन्य जानवर हिंसक रहते हैं। लेकिन आमतौर पर इंसान के साथ कुत्ते ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। इस शोध में यह भी बताया गया है कि धरती के तापमान में वृद्धि भी कुत्तों की आक्रामकता में इजाफा कर रही है और सुरक्षित पर्यावरण की समस्या जैसे ही बढ़ती है कुत्ते हिंसक हो जाते हैं और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कुत्तों को सांस लेने में दिक्कत होती, यह भी उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है। आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ रहा है, हर किसी पर पड़ रहा है। एक अनुमान है, जब आप लोग जलवायु परिवर्तन पर, पर्यावरण पर कहीं कोई निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो इस तरह के प्रभाव भी आप लोग बता सकते हैं। एक अनुमान है कि भारत में लगभग 8 करोड़ कुत्ते सड़कों पर विचरते हैं और चूंकि अधिकांश कुत्ते होते, लिहाजा जहां भी घनी बस्ती होती है वे बिन बुलाए वहां जाकर किसी घर के बाहर बैठ जाते हैं। वास्तव में बढ़ता शहरीकरण कुत्तों के अनुकूल नहीं है और खासकर ऊंची इमारतें और गेट बंद कॉलोनियां जहां से अक्सर कुत्ते भगाए जाते हैं। शहरीकरण के चलते शोर, ट्रैफिक, प्रदूषण, कचरे से मांसाहारी खाना
एवं फिर उसका चस्का लग जाना। वाहनों और परिसरों में रोशनी की चकाचौंध भी ऐसी कारण है जो कुत्तों को आक्रामक बना रहे हैं। माना जाता है कि इंसानों और कुत्तों का साथ तकरीबन 12,000 साल पुराना है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले पालतू जानवर किसी ने बनाया था तो वो कुत्ते को बनाया था। मनुष्य ने धरती पर पैदा होने के बाद सबसे पहले कुत्ते पालना शुरू किया। प्राचीन काल में कुत्ते इंसान को शिकार करने में मदद करते थे। इसके अलावा वे उसके घरों और फसलों की सुरक्षा भी करते थे। कुत्ते कम भोजन में भी वफादार बने रहते हैं और इसी गुण ने उन्हें इंसानों का सबसे विश्वस्त जानवर बना दिया। कुत्ते की वफादारी की मिसाल दी जाती है ना। जब कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ती है तो उनका क्षेत्र कम हो जाता है। इसी के अनुसार उनका भोजन सोने की जगह भी सिकुड़ती है। ऐसे में कुत्ते असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WHO के अनुसार दुनिया में कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज से मौत के 36% मामले भारत में होते हैं और जिनकी संख्या 18,000 से 20,000 है। रेबीज से होने वाली मौतों में से 30 से 60% मामलों में पीड़ित की उम्र 15 साल से कम होती है। कुत्ते इंसान पर निर्भर रहते हैं और उनमें पीछा करने की आदत होती है। कई बार कुत्तों को देखकर भागने वाले उनका शिकार बन जाते हैं। और यदि किसी कुत्ते को लगता है कि आप बलवान हैं तो वह शायद आप पर हमला ना करे। इंटरनेट मीडिया पर यदा कदा ऐसे वीडियो दिख जाते हैं जिनमें कुत्ते किसी बच्चे या बुजुर्ग पर हमला करते हैं। बहुत से लोग आशंका में ही आवारा कुत्तों पर चिल्लाते हैं, उन पर पत्थर, गर्म पानी या फिर तेजाब तक फेंकते हैं। कई तो उन्हें जहर भी दे देते हैं। वैसे तो बंदर और सांड में भी इंसानों की मौत और नुकसान का कारक बन रहे हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों में इतना रोष नहीं दिखता है। और आप देखेंगे कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप दौड़ेंगे तो आपके पीछे और पड़ेगा। आप रुक जाएंगे तो कुत्ता रुक जाएगा और भाग जाएगा वो। तो जब भी कुत्ता अगर दौड़ रहा है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो खड़े हो जा करिएगा। आवारा कुत्तों की संख्या ना बढ़े इसके लिए उन्हें एंटी रेबीज, एंटी डिस्टेम्पर टीके सही समय पर लगे। इसके लिए स्थानीय निकाय प्रयत्नशील नहीं। उनका बंध्याकरण भी समस्या का समाधान नहीं है। एक समस्या है कि समाज में बहुत से लोगों के लिए ऊंचे नस्ल के कुत्ते स्टेटस सिंबल बन गए, लेकिन ऐसे लोग कम खर्चे में पलने वाले देसी कुत्तों को पालने की कोई राजी नहीं है। विदित हो कि केंद्र सरकार ने देसी नस्ल के कुत्तों को सुरक्षा बलों में स्थान देकर संदेश भी दिया कि वे भी किसी से कम नहीं है। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में उत्तराखंड हाईकोर्ट का 2018 में दिया गया वह आदेश महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया था कि जानवरों को भी इंसानों की तरह जीने का हक है और वे भी सुरक्षा, स्वास्थ्य और क्रूरता के मामले में इंसान जैसे ही अधिकार रखते हैं। वैसे तो हर राज्य ने अलग अलग जानवरों को राजकीय पशु या पक्षी घोषित किया है, लेकिन असल में इनके जानवर बचते नहीं हैं इनसे। और जब तक समाज के सभी वर्गों तक यह संदेश नहीं जाता कि प्रकृति ने धरती पर इंसान, वनस्पति और जीव जंतुओं को जीने का समान अधिकार दिया, तब तक उनके संरक्षण को इंसान अपना कर्तव्य नहीं मानेगा। और यदि कुत्ते इंसान के बीच नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? जंगल में वे रह नहीं सकते हैं। फिर जंगल तो वैसे भी जंगली जानवरों के लिए कम हो रहे हैं। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। इनका नाम है पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। राम से प्रेम। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके हृदय में प्रेम ना हो। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में आपस में प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन प्रेम करने की सोच, चिंतन, अभिलाषा एवं स्वरूप में अंतर होता है। कोई धर्म से तो कोई अधर्म से, कोई सत्य से तो कोई असत्य से, कोई झूठ से तो कोई सच से, कोई पाप से तो कोई पुण्य से, कोई बुराई से तो कोई अच्छाई से, कोई सद्गुण से तो कोई दुर्गुण से, कोई सत्कर्म से तो कोई दुष्कर्म से, कोई व्यक्ति से तो भक्ति से तो कोई आसक्ति से, कोई लोभ से तो कोई त्याग से, कोई काम से तो कोई राम से, कोई ब्रह्मा से तो कोई माया से प्रेम करता है। लेकिन किससे प्रेम करें कि यह दुर्लभ मानव जीवन सफल हो और जीवन में सुख, शांति एवं परमानंद की प्राप्ति हो? इस विषय पर विचार करने से प्रेम की सार्थकता सिद्ध होती है, क्योंकि मनुष्य का जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है और यह संसार भवसागर है। भवसागर से पार होने के लिए भगवत भक्ति अति आवश्यक है। अगर मनुष्य तन प्राप्त करके भगवत भक्ति नहीं किया तो पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। अतः भगवान से प्रेम करना मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और इसी के लिए जप तप
ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ, यज्ञ किए जाते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सहायक सिद्ध होते हैं, और इनमें मन का शुद्धिकरण होता है, पाप ताप दोषों का परमार्जन होता है, प्रभु के प्रेम में उत्पन्न होने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, मन सद्गुणों गुणी बनता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हुई मैं जाना, अर्थात मैं जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, लेकिन प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। स्पष्ट है कि ईश्वर से प्रेम से ही सब कुछ मिलता है, और इसलिए राम से प्रेम करना जीवन के लिए सर्वथा उचित है। प्रभु की प्राप्ति करके मानव जीवन बंधनों से मुक्त होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। ये बंगाल का बुरा हाल जो संदेश खाली चर्चा में बना हुआ है ना, अंततः संदेश खाली का माफिया शाहजहां शेख सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह इस जांच एजेंसी की हिरासत में ना जाने पाए। इसके लिए ममता सरकार ने हर संभव जतन किए। बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश को मानने से इनकार किया कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले से किया जाए। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, और जबकि ऐसा नहीं था। और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तो उसने इस मामले की तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। ममता सरकार ने तब भी हार नहीं मानी और उसने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले तब किया जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फिर यह आदेश दिया कि बिना किसी देरी के ऐसा किया जाए। ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में लोगों की जमीन जब कब्जाने और महिलाओं की यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में बंगाल पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इसके संकेत तभी मिल गए जब वह फरार चल रहा था, और उसे 55 दिनों तक इसे इस बहाने गिरफ्तार नहीं किया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई कि वह फर्जी आड़ थी। और क्योंकि उच्च न्यायालय ने ऐसी कोई रोक ही नहीं लगाई थी, उसे बंगाल सरकार के समक्ष यह स्पष्ट भी करना पड़ा कि इसके बाद उसे 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी के बाद वह ठीक जिस ठसक के साथ थाने व अदालत में दाखिल हुआ, उससे यही लगता है कि बंगाल सरकार उसे अति विशिष्ट व्यक्ति मानकर चल रही है। ममता सरकार और बंगाल पुलिस कुछ भी दावा करे, और इसमें संदेह नहीं कि उसने आपराधिक चरित्र वाले शाहजहां शेख का बचाव करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जब कोई सरकार किसी कुख्यात व्यक्ति का बचाव करने में हिचक दिखाने से भी इनकार कर दे तो भला इसे राजनीतिक निर्लज्जता के अलावा और क्या कहा जा सकता है। ममता सरकार के रवैये को देखते हुए यह अनिवार्य हो गया था कि ईडी पर हमले के साथ संदेश खाली की अन्य शर्मनाक घटनाओं की जांच कोई केंद्रीय एजेंसी करे। बंगाल पुलिस ने इस मामलों की निर्छीत जांच की आशा नहीं थी। यदि बंगाल के एक के बाद एक मामले सीबीआई के पास जा रहे हैं और वह सुशासन के मामले में बुरे हाल में दिख रहा है, तो इसके लिए ममता सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती है। ममता बनर्जी के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से संघीय ढांचे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सच यह है कि संविधान एवं कानून की अनदेखी तो उनकी सरकार और पुलिस कर रही है, और वह भी बिना किसी शर्म संकोच के। और इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि किसी राज्य की पुलिस सत्ताधारी दल की शाखा के रूप में काम करती दिखे, लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल पुलिस ऐसा ही करती दिख रही थी। देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। स्वागत योग्य कदम। ये हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव से सबक लेते हुए सरकार ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आंदोलन करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अब वसूला भी आपसे जाएगा। ये उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी हड़ताल, बंद, दंगा, धरने एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब कानून का शिकंजा कड़ा कर रही है, और यह स्वागत योग्य कदम है। इस तरह की सख्त कानून की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और इसके अंतर्गत उपद्रवियों से संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। दंगों व उपद्रव में किसी की मृत्यु अथवा अंग भंग होने पर भी उपद्रवियों से ही अर्थदंड वसूला जाएगा। यह राशि 2 लाख से 8 लाख रुपए तक होगी। उपद्रवियों से दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की वसूली भी की जाएगी। इस तरह के मामलों की सुनवाई दावा अभिकरणों में होगी, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। और
नए कानून में स्पष्ट है कि विरोध प्रदर्शन अथवा उपद्रव के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति दावा करने के 3 साल के भीतर होगी। अभिकरण के निर्णय को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नुकसान की भरपाई केवल उन्हीं व्यक्तियों से नहीं होगी जो हिंसा या तोड़फोड़ में लिप्त थे। इसकी भरपाई उनसे भी की जाएगी जो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व अथवा आयोजन में शामिल होंगे। निर्णय होने पर संबंधित व्यक्ति को 1 माह के भीतर क्षतिपूर्ति जमा करनी होगी और क्षतिपूर्ति जमा नहीं करने वालों पर कुर्की की कार्रवाई होगी। धरना प्रदर्शन अथवा उपद्रव के दौरान व्यक्ति की मृत्यु अथवा अंग भंग होने पर भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था में भी इस कानून में की गई। सरकार का यह कदम आम जन में सुरक्षा का भाव पैदा करेगा, ऐसी उम्मीद है। इस सरंबल में महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है। राजस्थान में अब अविवाहित महिलाएं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बन सकेंगी और अभी तक प्रदेश में केवल विवाहित महिलाएं ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए पात्र मानी जाती थी। किसी महिला को उसके अविवाहित होने के कारण सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अविवाहित महिलाओं के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने का रास्ता खुलने से न केवल उन पर आश्रित परिवारों एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। उन पर आप देखते हैं नौकरी पाने के लिए विवाह करने का दबाव नहीं होगा और वर्तमान में भारतीय महिलाएं अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं। वे कुप्रथाओं की बेड़ियां तोड़कर अपनी मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा रोजगार के अनेक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाकर अपनी पहचान बना रही हैं। महिलाएं घर को संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं और स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। उल्लेखनीय है कि देश के सरंबल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है और आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में महिला सरंबल भागीदारी 30% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 32.5% हो गई। यह दर 2021-22 में 32.38% थी, जो 2023-24 में आप देखें बढ़कर 37% हो गई। इससे स्पष्ट है कि देश की महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन में अब पीछे नहीं है। परिवार में आमतौर पर यही माना जाता है कि महिलाओं को पैसों की क्या ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उनको भी निजी आवश्यकताओं की कई तरह की चीज़ें लेनी होती हैं जिसे वे हर किसी से साझा नहीं कर सकती। ज़रूरत पड़ने पर उनको अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों की आर्थिक मदद करनी होती है। इसके लिए उन्हें बार बार घर के पुरुषों के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। प्रत्येक महिला को अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और ऐसे में सभी महिलाओं में समानता की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने नियमों में संशोधन करते हुए अविवाहित महिलाओं को भी पात्र बना दिया। इससे भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। ये आप देखिए राजस्थान देखने को मिलेगा। जयपुर इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब से लगती है। पता है आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से अलग करके बना था आपका छत्तीसगढ़। इसलिए आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और राजस्थान पहले पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा। भजन लाल शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। यहाँ भी कुछ टिप्पणियाँ रहती है, देख लिया करिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल जो है ना, उस पर डाल देता हूँ, तो देख लिया करिएगा, ठीक है। गलत निर्णय को नजीर बनने से रोकना सराहनीय है। इस सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संसद हो या फिर विधायक, यदि किसी ने रिश्वत लेकर सदन में वोट दिया है या कोई सवाल पूछा है तो ऐसे लोगों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के तहत हासिल विशेषाधिकार छिन जाएगा।
या इसका उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि संसद और विधायकों के लिए जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अब आप देखिए, अगर आपको अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए, तो आप उनका दुरुपयोग करने लग जाएंगे और रिश्वत लेने लग जाएंगे, तो ये तो गलत है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लगभग 26 साल पहले दिए गए अपने एक पुराने निर्णय को पलट दिया और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MA सुंदरेश और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हम 1998 में PV नरसिम्हा राव मामले में दिए गए उस निर्णय से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा से छूट दी गई थी। उल्लेखनीय है कि साल 1998 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में भी जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तब देश की सबसे बड़ी अदालत का तर्क था कि संसद और विधानसभा के अंदर इसके सदस्य पर कोई एक्शन लेने का अधिकार इनके अध्यक्षों का है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने ही कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामूहिक वक्तव्य में कहा गया है, यदि कोई जनप्रतिनिधि रिश्वत लेता है तो उस पर उसी समय केस बन जाता है। यह बात मायने नहीं रखती है कि उसने ने वोट दिया है या नहीं, या फिर इस संबंध में कोई स्पीच दी है या नहीं। और न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में स्पष्टता से कहा है कि सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखना लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल हर हाल में बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय से राजनीति में स्वच्छता आएगी और देश के आम लोगों की राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास गहरा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने वास्तव में यह मामला इसलिए आया क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विधायक 1998 में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अपने बचाव के लिए दलील के रूप में उपयोग करना चाह रही थी। वस्तुतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन झारखंड के जामा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 2009 में विधायक बनी थी और वर्तमान में भी वहाँ से विधायक हैं। शिबू सोरेन के बड़ी बेटी दुर्गा सोरेन की पत्नी पर वर्ष 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार को वोट देने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगा था। साल 2014 में झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध दायर मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस पर सीता सोरेन ने उसी साल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी कि 1998 के PV नरसिंह राव केस के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने माना था। संविधान के अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) में सांसदों और विधायकों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील में यह भी कहा था कि संविधान का दस्तावेज देश का शीर्ष दस्तावेज है, इसलिए इसका पालन होना चाहिए। कुल मिलाकर सीता सोरेन ने PV नरसिम्हा राव पर चले मुकदमे का उदाहरण प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्थायी राहत दिलवाने की बात कही थी। यानी वह चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे कि किसी विधायक या सांसद के सदन के भीतर एक के आचरण पर कोई कानूनी कार्रवाई या मुकदमा नहीं चल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से मना कर दिया और जिसका मतलब यह है कि अब सीता सोरेन के विरुद्ध मुकदमा चलेगा। और गौरतलब है कि सीता सोरेन को इस मामले में मार्च 2019 में तब राहत मिल गई थी जब मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संबंधित पीठ ने कहा था कि 1998 के नरसिम्हा राव केस में दिया गया निर्णय सीधे ऐसे मामले से जुड़ा था। सितंबर 2023 में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने इस केस के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया और कहा कि इन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने इसे 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। CJI चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने तब पाया कि अनुच्छेद 194(2) और अनुच्छेद 105(2) का उद्देश्य विधायकों को प्रतिशोध के डर के बिना वोट डालने की अनुमति देना था, न कि उन्हें आपराधिक कानूनों के उल्लंघन से बचाना था। दूसरी बात यह भी है कि नोट की गई कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की केस में न्यायमूर्ति SC अग्रवाल की असहमति महत्वपूर्ण थी, इसे ध्यान में रखा गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस निर्णय में शामिल था वह यह था कि क्या रिश्वत का अपराध तभी माना जाएगा जब रिश्वत का भुगतान हो जाएगा या जब रिश्वत लेकर विधायक उसके बदले समर्थन लेगा। वास्तव में यह एक ऐसा मामला था जो सर्वोच्च न्यायालय की साख पर बट्टे की तरह था, क्योंकि जब सांसदों और विधायकों को सदन के अंदर
ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो सदन के बाहर भी अपराधों के प्रति लोगों का रवैया उपेक्षापूर्ण हो जाता। महत्वपूर्ण फैसला है, ऐतिहासिक फैसला कह लीजिए। घूस की चोट से बच नहीं पाएंगे जनप्रतिनिधि। अब देश की संसदीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसी न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ के 26 साल पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायक अब संसदीय विशेषाधिकार की ओट लेकर बच नहीं पाएंगे। इन पर अब घूसखोरी का मुकदमा चलेगा। और वस्तुतः 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी अल्पमत सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को घूस दी थी और इस मामले में घूसखोर सांसद मुकदमे से इसलिए बच गए थे क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिला हुआ था। और न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने इस सुरक्षा कवच का हवाला देते हुए नोट फॉर वोट के संदर्भ में संसद को ही ऐसे सांसदों पर कार्रवाई करने का अधिकारी माना था। अब इसी निर्णय में आमूलचूल बदलाव किया गया है। सांसद और विधायक यदि रिश्वत लेकर मतदान करते हैं और या नरगल भाषण देते हैं तो उन पर भी मुकदमा चलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की नैतिक शुचिता पर 8 जुलाई 2008 में तब आई जब उनसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल किया गया था। यह स्थिति अमेरिका के साथ गैर सैन्य परमाणु सहयोग के समझौते के विरोध में वामपंथी दलों द्वारा मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापसी के कारण निर्मित हुई थी। वाम दलों के अलग हो जाने के बावजूद सरकार का वजूद कायम रहा क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर नोट के बदले सांसदों के वोट खरीदे थे। इस मामले में संजीव सक्सेना और सोहेल हिंदुस्तानी को हिरासत में लिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद आए बयानों से जाहिर हुआ था कि सरकार बचाने के लिए वोटों को खरीदने का इशारा शीर्ष नेतृत्व की ओर से हुआ था। हमारे निर्वाचित सांसदों में से अनेक ने घूस के लालच में नैतिकता की सभी सीमाओं लांघने का काम स्टिंग ऑपरेशन के जरिए की गई बातचीत में भी किया। वस्तुतः जब राजनीति का मकसद एन के एन प्रकार सत्ता पर काबिज रहने और किसी भी प्रकार से धन कमाने का हो जाए तब सवाल संसद में प्रश्न पूछने का हो या फिर विश्वास मत के दौरान मत प्राप्त करने का, राष्ट्र और जनहित गौण हो जाते हैं। और प्रजातंत्र के मंदिरों में जो परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं और उनसे तो यही जाहिर होता है कि राष्ट्रीय हित अनैतिक आचरण और बाजारवाद की महिमा बढ़ाने में समर्पित किए जा रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार से लेकर विश्वास मत के जरिए मनमोहन सरकार को बचाए जाने तक सांसदों का मोलभाव होता है। महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में एक बार फिर तय किया है कि संसद में संविधान का शपथ लेने के बाद भी सांसद संविधान लोकतंत्र की गरिमा से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने कथित आरोपी सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105 में दर्ज प्रावधानों के अंतर्गत छूट दी थी और इसमें प्रावधान है कि किसी सांसद द्वारा संसद के भीतर की गई कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, फिर चाहे वह कोई टिप्पणी हो या दिया गया वोट हो। ऐसे प्रावधान संविधान निर्माताओं ने शायद इसलिए रखे होंगे जिससे जनप्रतिनिधि अपने काम को निर्भीकता से अंजाम दे सके। लेकिन यह देश और जनता का दुर्भाग्य ही है कि जब बच निकलने के एक कानूनी रास्ते सार्वजनिक होकर विचलन में आ गए तो सांसद अपने नैतिक व संवैधानिक दायित्व से भी विचलित होने लग गए। किंतु अब 7 सदस्यीय सदस्यों की पीठ ने इस विशेषाधिकार के रूप में मिले सुरक्षा कवच को खत्म कर दिया है। अच्छा आर्टिकल है, एडिटोरियल। इमेज बनवाऊं केंद्र, एक खरी तंज कसा जाता है। भाजपा ने बनाई बढ़त उहापोह में कांग्रेस। राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति पर लिखा जा रहा है। पीतिमा विमर्श में पीर पर्वत की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित रिज मैदान। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी है।